दोस्तों, एक बड़े शहर की चमक दमक में पली बढ़ी एक अमीर लड़की अपनी लग्जरी कार में सवार होकर एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए एक पुरानी सी झोपड़ी के सामने रुकती है। उस झोपड़ी में रहते हैं एक बुजुर्ग माँ सरस्वती देवी और उनका बेटा रमेश। लेकिन उस वक्त दोपहर का समय था और रमेश खेत में काम करने गया था। झोपड़ी में सिर्फ सरस्वती देवी अकेली थी। लड़की अपनी कार से उतरती है, धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह सरस्वती देवी के पास पहुंचती है, बुजुर्ग माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। उनके मन में सवाल उठते हैं, ये शहर आती लड़की इतनी चमक दमक वाली हमारे इस गरीब से घर में क्या करने आई है? कौन है यह और इसका यहाँ क्या काम? वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़की उनके पास आकर बड़े प्यार से कहती है, अम्मा, मैं आज फिर आपके पास आई हूँ। क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ? यह सुनकर सरस्वती देवी के चेहरे पर हैरानी की लकीरें खींच जाती हैं। वह उसे गौर से देखने लगती हैं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हों। आखिर कौन थी यह लड़की और क्या था वह रिश्ता जो उसे बार बार इस सादगी भरी झोपड़ी की ओर खींच लाता था? दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रपुर की है, जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। इस गांव की शांति और सादगी इसे खास बनाती थी। लेकिन इस गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली माँ बेटे की जोड़ी की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। झोपड़ी में रहती थीं सरस्वती देवी, एक बुजुर्ग माँ जिनके चेहरे की झुर्रियां उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां करती थीं। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अनोखी चमक थी जो जिंदगी के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती थी। उनके बेटे रमेश के साथ वह इस छोटी सी दुनिया में खुश थी। रमेश उनके इकलौते बेटे थे जो पास के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेतों में मां का हाथ बटाता था। उनके पास कुछ मुर्गियां थीं जिनके अंडे बेचकर वे गुजारा करते थे। इसके अलावा थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे मौसमी सब्जियां उगाते थे। रमेश के पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, जब वह बहुत छोटा था। तब से सरस्वती देवी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला, उसे पढ़ाया और उसकी हर जरूरत पूरी की। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना पैसा ना शोहरत, लेकिन माँ बेटे का प्यार और उनकी मेहनत उनकी जिंदगी को रंगीन बनाए हुए थी। रमेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अपनी माँ को वह सुख दे जो उन्होंने कभी नहीं देखा। वह हर दिन स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम को घर लौटकर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता। उनकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। दूसरी तरफ देहरादून शहर में रहती थी अनन्या, एक बड़े बिजनेसमैन अजय मेहरा की इकलौती बेटी। अजय मेहरा देहरादून के मशहूर कारोबारी थे जिनके पास कई होटल और रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार था। अनन्या की जिंदगी में वह सब कुछ था जो पैसों से खरीदा जा सकता था, महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियां और दोस्तों की लंबी फहरिस्त। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो उसके पास नहीं थी वो था दिल का सुकून। अनन्या के पिता दिन रात अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उसकी माँ रीता अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी में मगन थी और अनन्या अकेली अपने कमरे में बैठकर सोचती थी कि क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है। उसे खुली हवा में सांस लेना पसंद था। वह प्रकृति के करीब रहना चाहती थी। इसीलिए कभी कभी वह अपने घर वालों को बिना बताए अपनी कार उठाती और निकल पड़ती थी, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों की सैर करने। ऐसे ही एक दिन अनन्या ने अपनी कार की चाबी उठाई और बिना किसी को बताए रुद्रपुर की ओर निकल पड़ी। उस दिन मौसम सुहाना था, सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और अनन्या अपनी कार में गाना बजाते हुए पहाड़ों की सैर कर रही थी। उसने पूरे दिन प्रकृति का आनंद लिया, पेड़ों की सरसराहट सुनी और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम ढलने लगी और वह वापस लौटने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरी, उसकी जिंदगी में एक हादसा हुआ। गांव के पास पहुंचते ही उसकी कार अचानक बंद हो गई। पहले उसने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी खराबी है, लेकिन जब उसने इंजन चेक किया तो कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से बारिश शुरू हो गई जो तेज होती जा रही थी। अनन्या ने घबराते हुए अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क जीरो दिखा। अब सोचिए, एक शहर की लड़की जो हमेशा लग्जरी में रही, अकेली एक अनजान गांव में बारिश में भीगती हुई, फोन बेकार, गाड़ी खराब और घर से कई किलोमीटर दूर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। वह बारिश में भीगते हुए गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते एक लड़के पर पड़ी। वह छाता लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अनन्या को जैसे अंधेरे में रोशनी दिखी। वह गाड़ी से उतरी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। वह लड़का और कोई नहीं
रमेश था, जो स्कूल से लौट रहा था। अनन्या ने घबराते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहां नेटवर्क भी नहीं है, मैं फंस गई हूं। रमेश ने उसकी गाड़ी को देखा, फिर उसकी हालत पर तरस खाया। उसने कहा, मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन मेरा घर यहां पास में है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं इसे धक्का मारकर वहां तक ले चलता हूं। बारिश रुकने तक तुम वहां रुक सकती हो। अनन्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह रमेश की बात मान गई। रमेश ने बारिश में भीगते हुए गाड़ी को धक्का मारा और कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए वे उस छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गए जहां सरस्वती देवी रहती थी। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंच अपनी कार से उतरी, बारिश अब तेज हो चुकी थी और वह पूरी तरह भीग गई थी। रमेश ने कहा, यह मेरा घर है, बारिश बहुत तेज है, तुम अंदर आ जाओ, जब तक बारिश रुके यहां आराम कर लो। अनन्या ने उस मिट्टी की झोपड़ी को देखा, कच्ची दीवारें, छप्पर की छत और बाहर कुछ मुर्गियां। वह सोच में पड़ गई कि क्या वह यहां रुक पाएगी, लेकिन बारिश और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। वह रमेश के पीछे झोपड़ी में दाखिल हुई। वहां सरस्वती देवी चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही उनकी नजर अनन्या पर पड़ी, वे चौंक गई। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा ये कौन है, इसे यहां क्यों लाए? रमेश ने सारी बात बताई। सरस्वती देवी को भी पता था कि बारिश में नेटवर्क नहीं मिलता। उन्होंने अनन्या को प्यार से देखा और एक तौलिया देते हुए कहा, बेटी इसे ले लो, खुद को पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। यहां चूल्हे के पास बैठो, ठंड कम होगी। अनन्या ने तौलिया लिया, अपने बाल पोंछे और चूल्हे के पास बैठ गई। वह अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन सरस्वती देवी की ममता भरी बातों ने उसे सुकून दिया। उसने झोपड़ी के अंदर नजर घुमाई। एक सिलबट्टा, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना सा रेडियो, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने उत्सुकता से पूछा, अम्मा ये पत्थर क्या है? सरस्वती देवी हंस पड़ी और बोली, बेटी ये पत्थर नहीं, सिलबट्टा है, इससे हम चटनी बनाते हैं। अनन्या ने हैरानी से कहा, चटनी? वो तो मिक्सी से बनती है ना? सरस्वती देवी ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, मिक्सी से बनती है, लेकिन हम गरीबों की मिक्सी यही है। अनन्या को यह बात अजीब लेकिन मजेदार लगी। उसने कहा, अम्मा दिखाओ ना, कैसे बनाते हैं? सरस्वती देवी ने हरी मिर्च, लहसुन और नमक को सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनानी शुरू की। अनन्या मंत्रमुग्ध होकर देखती रही और फिर बोली, मैं भी ट्राई करूंगी। सरस्वती देवी ने उसे सिल दिया और अनन्या ने पहली बार सिलबट्टे पर चटनी पीसी। रमेश पास खड़ा यह सब देखकर मन ही मन हंस रहा था। धीरे धीरे खाना तैयार हो गया। सरस्वती देवी ने अनन्या के लिए एक थाली में रोटी, चटनी और थोड़ी सी सब्जी परोसी। अनन्या ने पहले तो खाने को देखकर हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि जब इतना कुछ नया ट्राई कर लिया तो यह भी कर लेती हूं। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे एक अनोखा स्वाद महसूस हुआ। शायद भूख की वजह से, शायद उस माहौल की वजह से, लेकिन उस सादे खाने में उसे ऐसा मजा आया जो उसके घर के महंगे खाने में कभी नहीं मिला। वह खाते खाते सरस्वती देवी से बातें करने लगी। रमेश भी बीच बीच में गांव की जिंदगी के बारे में बताता। तीनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 10 बज गए और सरस्वती देवी ने कहा, बेटी अब रात हो गई है, बारिश नहीं रुकेगी, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह मौसम साफ हो जाएगा। अनन्या ने हामी भर दी। सरस्वती देवी ने उसके लिए एक चारपाई पर बिस्तर लगाया। रमेश दूसरी चारपाई पर लेट गया और बीच में सरस्वती देवी सो गई। तीनों लेटे लेटे बातें करने लगे। रमेश अपनी मां से मजाक करता, पुरानी यादें ताजा करता और अनन्या यह सब सुनती रही। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके घर में ऐसी बातें, ऐसा प्यार कभी नहीं था। सुबह बारिश थम गई। रमेश ने अनन्या को उठाया और कहा, चलो पहाड़ पर चलते हैं, वहां से फोन कर लो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनन्या तैयार हुई और रमेश के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में वह रमेश से ढेर सारी बातें करने लगी। रमेश ने बताया कि उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और वह अपनी मां के लिए कुछ करना चाहता है। अनन्या उसकी बातें सुनती रही और ना जाने कब उसके दिल में रमेश के लिए एक खास जगह बन गई। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर नेटवर्क मिला। अनन्या ने अपने पिता को फोन किया। अजय मेहरा ने घबराते हुए फोन उठाया। बेटी तू कहाँ है, हम रात भर परेशान रहे। अनन्या ने सारी बात बताई और कहा, पिताजी चिंता मत करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन मैं ठीक हूं, मैकेनिक भेज दो। अजय ने तुरंत मैकेनिक और एक अतिरिक्त गाड़ी भेज दी। अनन्या रमेश के साथ झोपड़ी लौटी। वहां वह सरस्वती देवी और रमेश के काम में हाथ बटाने लगी। कभी मुर्गियों को दाना डाला, कभी चूल्हा जलाया। यह सब उसके लिए नया था, लेकिन उसे मजा आ रहा था।
थोड़ी देर बाद उसके पिता के लोग आ गए और अनन्या को जाना पड़ा। उसने सरस्वती देवी और रमेश को अलविदा कहा और देहरादून लौट आई। घर पहुंचते ही अनन्या के दिमाग में रमेश और सरस्वती देवी की यादें घूमने लगी। वह उनकी सादगी, उनका प्यार और उस झोपड़ी का सुकून भूल नहीं पा रही थी। कई दिन तक वह इसी उधेड़बुन में रही और फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी कार उठाई और फिर से रुद्रपुर पहुंच गई। जैसे ही उसकी गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी, सरस्वती देवी ने उसे देखा और चौंक गई। अनन्या दौड़कर उनकी गोद में जा गिरी और बोली, अम्मा, मैं फिर आ गई, मुझे यहां सुकून मिलता है। सरस्वती देवी हैरान थी, लेकिन उन्होंने उसे गले लगाया। शाम को रमेश लौटा और अनन्या को देखकर चौंक गया। अनन्या उस दिन फिर उनके साथ रही। वह रमेश को गौर से देखती रही और उसे अब गहरा प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद अनन्या ने अपने पिता से सारी बात कह दी। पिताजी, मैं रमेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। वहां का सुकून मैं जिंदगी भर जीना चाहती हूँ। अजय मेहरा गुस्से में आ गए, लेकिन अनन्या ने जिद पकड़ ली। आखिरकार माता पिता मान गए। वे अनन्या को लेकर रुद्रपुर पहुंचे। सरस्वती देवी और रमेश उन्हें देखकर हैरान थे। अनन्या की मां ने सरस्वती देवी से कहा, हमारी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, क्या आप इस रिश्ते को मानेंगी? सरस्वती देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनन्या की आंखों में प्यार देखकर वे पिघल गईं। रमेश ने पहले मना किया, लेकिन अनन्या के प्यार ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद अनन्या ने रमेश और सरस्वती देवी को देहरादून ले गई। उसने अपने पिता से कहकर रुद्रपुर में झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत घर बनवाया। गांव में सड़कें और बिजली का इंतजाम करवाया। 1 महीने बाद वह अपनी सास को लेकर वहां लौटी। सरस्वती देवी ने घर देखा तो हैरान रह गई। अनन्या बोली, अम्मा, ये मैंने बनवाया क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिला था। दोस्तों, समय बीता। आज अनन्या, रमेश और सरस्वती देवी उस घर में खुशी से रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वे कभी गांव में कभी शहर में समय बिताते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुकून पैसे से नहीं, प्यार और सादगी से मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।